गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में एक नया नाम अरस्तु, जिन्हें कि राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यूं तो राजनीतिक दर्शन के इतिहास में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम ही प्रसिद्ध है। ये जो तीनों दार्शनिक थे, इन्होंने न केवल यूनान में अपनी गरिमा बढ़ाई, बल्कि मानव ज्ञान के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अरस्तु प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य थे और राजनीतिक दर्शन में अपने गुरु से प्रेरित थे, किंतु दोनों के राजनीतिक विचारों में विशेष रूप से अध्ययन पद्धति में मौलिक अंतर पाया जाता है। प्लेटो जब हमने पढ़ा था तब आपको बताया था कि प्लेटो एक आदर्शवादी तथा क्रांतिकारी विचारक था। वहीं अरस्तु जो है वो एक यथार्थवादी और यथास्थिति का समर्थक थे। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में जहां प्लेटो ने चिंतन की डिटेक्टिव मेथड अपनाया। डिटेक्टिव मतलब होता है कि जो पहले अध्ययन करता है और बाद में, मतलब जिसने पहले से डिसीजन ले रखा हो। वहीं अरस्तु ने इंडक्टिव मेथड अपनाया था, तो इन दोनों में डिफरेंस है। प्लेटो के दर्शन में जहां आदर्श और साहित्य की बात करता है, वहीं अरस्तु के दर्शन में यथार्थवादिता और वैज्ञानिकता का समावेश पाया जाता है। प्लेटो की तरह अरस्तु का जो दर्शन है वो भी बहुमुखी है और उसने भी राजनीति शास्त्र के अलावा नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, प्रकृति विज्ञान जैसे विषयों को भी महान माना है। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड में अंतर ये होता है कि प्लेटो ने तो जहाँ सामान्य से विशेष की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है, वहीं जो अरस्तु थे उन्होंने बताया कि विशेष से सामान्य की ओर। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अरस्तु ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन करके बताया था कि किस तरह के संविधानों में और किस तरह की सरकार का प्रादुर्भाव होता है। किसी भी दार्शनिक की चर्चा जब तक हम पूरी नहीं की जा सकती, जब तक हम उसकी लाइफ स्केच के बारे में नहीं पढ़ लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री क्या है, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के विचारों को हम पढ़ते हैं, उनका देखते हैं, तो उसके आसपास के वातावरण का, उसके आसपास के लोगों का, आसपास की परिस्थितियों का, रहन सहन का, राजनीतिक व्यवस्था का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अरस्तु प्रारंभ से ही प्लेटो के शिष्य के रूप में रहे हैं। प्लेटो जब अरस्तु के संपर्क में आए तो उनकी जो अकादमी थी वो बहुत जोरों पर चल रही थी और प्लेटो ने जो है कई बातों में जो है अरस्तु ने अपने गुरु का विरोध भी किया था। लेकिन क्या है कि जो अरस्तु हैं उनकी जीवन बहुत ज़्यादा सरल रूप से नहीं जिया गया था। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक अपनी जो एकेडमी डाली थी वो थी लाइसियम नामक अकादमी की उन्होंने स्थापना की थी। अरस्तु के कुछ रचनाओं में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की और उनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना थी वो थी पॉलिटिक्स। उनकी जो रचनाएं हैं उनको हम मुख्य रूप से लॉजिकल यानी कि तार्किक, साइंटिफिक, सौंदर्य शास्त्री, दार्शनिक 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। जो अरस्तु की रचनाओं में जो है वो मुख्य रूप से यूडिनस, काइलो तथा डी एनिमा अरस्तु की मुख्य रूप से रचनाएं कही जाती हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धति अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि वो कल्पना की उड़ान न होकर वास्तविकता से संबंध रखती हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में मैक्सी का मानना है कि अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया है। इसी संदर्भ में बार्कर में भी लिखा था कि अरस्तु एक वैज्ञानिक की तरह लिखा है। उसकी ग्रंथ क्रमबद्ध, समीक्षात्मक एवं सतर्क हैं। उसमें कल्पना की उड़ान न होकर यथार्थ का पुट है। अरस्तु ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बचपन से विशेष घटनाओं और तथ्यों के निरीक्षण के आधार पर प्राप्त अनुभवों का पूरा लाभ उठाया था और सामान्य सिद्धांत कायम करने में सफल रहा है।
अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते समय आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। ये पद्धति विशेष से सामान्य की ओर बढ़ती है। इसमें घटनाओं का सामान्यीकरण किया जाता है। अरस्तु ने भी घटनाओं का सामान्यीकरण किया है। आगमनात्मक पद्धति के बारे में बारकर ने लिखा है कि इस अध्ययन पद्धति का सार था निरीक्षण करना तथा उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, और इसका उद्देश्य था प्रत्येक विचार विषय का कोई सामान्य सिद्धांत खोज निकालना। अरस्तु ने इस पद्धति का प्रयोग तथ्यों के निरीक्षण, संग्रह, समायोजन, तुलनात्मक अध्ययन तथा उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने में किया। इसलिए अरस्तु क्या था कि वो वास्तविक पदार्थों को अपने अध्ययन का विचार बताते थे। उनकी जो पद्धति थी वो विश्लेषणात्मक थी। इसका अर्थ होता है कि अरस्तु ने किसी भी राज्य के स्वभाव का अध्ययन करने से पहले उसके जो निर्माणकारी तत्व हैं, जिसमें मुख्य रूप से परिवार और गांव आते हैं, उनका अध्ययन किया। जीवन का अध्ययन करने के लिए अरस्तु ने जीवन को 3 भागों में बांटा, जिसमें मुख्य रूप से 3 भाग कौन कौन से हैं? पौष्टिक, संवेदनशील और बौद्धिक में बांटकर सिद्धांतों की रचना की। इसीलिए अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के 3रे अध्याय में नागरिकों को निर्माणकारी तत्व मानकर राज्य का अध्ययन किया है, और उन्होंने इसी पद्धति के आधार पर विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारणों का अध्ययन किया है। इस प्रकार का जो विश्लेषण है, ये आपको अध्ययन को जो है वो बहुत अधिक विशेषता बताता है कि जो साइंटिफिक अप्रोच अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति से जो अध्ययन करने की पॉलिटिकल साइंस की बात की, जिसके कारण अरस्तु आज भी रेलेवेंट माने जाते हैं। उन्होंने यूनानी समाज में प्रचलित 158 देशों की राज व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक और तत्कालीन कार्यकारण का अध्ययन किया है। अरस्तु के इन्हीं विचारों के कारण उसे ऐतिहासिक विधि का जनक भी कहा जाता है और उसे तुलनात्मक पद्धति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे संविधान, 158 संविधानों के गुणों व दुर्बलताओं का अध्ययन करके तुलनात्मक निष्कर्ष निकाले हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अरस्तु का जो अध्ययन है वो अनुभव मूलक तथ्यों पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है, और उसकी जो पद्धति है वो आगमनात्मक, ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है, जो कि तथ्यों का अध्ययन करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। उसने इतिहास और घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया है। अरस्तु ने, जैसा मैं पहले भी आपको बताया, कि विभिन्न देशों में, जिसमें 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन करके उन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करके एक सर्वोच्च विज्ञान प्रतिष्ठित किया है। इसलिए अरस्तु को यथार्थवादियों, वैज्ञानिकों, व्यवहारवादियों एवं उपयोगितावादियों का जनक माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम कि अरस्तु पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा है। हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक चिंतक में अपने आसपास की परिस्थितियां का बहुत बड़ा योगदान होता है। वह अपने समय की परिस्थितियों, वातावरण तथा प्रचलित विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। अरस्तु पर प्लेटो के विचारों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपना अधिकांश समय प्लेटो के साथ व्यतीत किया। डनिंग एंड फॉस्टर जैसे लेखक मानते हैं कि अरस्तु के दर्शन पर प्लेटो का बहुत अधिक प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि प्लेटो अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अरस्तु के विचार दर्शन को जितना प्लेटो ने प्रभावित किया उतना किसी ने नहीं किया। अरस्तु पर जो प्लेटो का प्रभाव है वो निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। इसमें जैसे प्लेटो का मानना था कि राज्य का सद्गुण व्यक्ति के सद्गुण से अभिन्न है। राज्य एक स्वाभाविक, नैतिक एवं आध्यात्मिक सत्ता है जो व्यक्ति को नैतिक रूप से बलवान बनाती है। मनुष्य दोनों ने ही माना स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। राजनीतिक समस्या एक नैतिक समस्या है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। सभी दोनों ने माना कि जो मिश्रित संविधान वाला राज्य होता है वो अव्यावहारिक नहीं होता है, मतलब व्यावहारिक नहीं होता है।
अरस्तु ने अपने विचारों में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को मान्यता दी है। प्लेटो की तरह अरस्तु भी प्रजातंत्र का विरोध करता है। प्लेटो के समय अरस्तु व्यक्ति धर्म को सर्वोच्च मानता है। इसी तरह से लॉज में प्लेटो की तरह अरस्तु भी कानून की संप्रभुता में विश्वास करता है। वह शासकों को विधि का संरक्षक मानता है। हालांकि प्लेटो से अरस्तु ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसको यूं का यूं कॉपी नहीं किया और कभी कभी अरस्तु प्लेटो की बहुत ज्यादा आलोचना भी करते थे। प्लेटो जहाँ मानता था कि शिक्षा द्वारा उसने शिक्षा को बहुत लंबा वो टाइम टेबल बना के बताया, लेकिन अरस्तु इतने लंबे टाइम टेबल की शिक्षा में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि प्लेटो जो शिक्षा है वो इतनी लंबी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है कि दोनों ही शिक्षा को राज्य के लिए उचित मानते थे। दूसरा जो प्रभाव हम चर्चा कर सकते हैं वो है यूनानी सभ्यता का प्रभाव। दोनों अरस्तु यूनानी धारणाओं से अच्छी तरह परिचित थे और वो मानते थे कि नगर राज्य सर्वश्रेष्ठ है, समाज व्यक्ति से पहले है, समाज हित में व्यक्ति का हित त्याग किया जा सकता है। अरस्तु पर अपने पिता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। उन्होंने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो अपने पिता से ग्रहण किया, क्योंकि उनके पिता एक राजवैद्य थे और उन्होंने जो जीव विज्ञान संबंधी बातें भी अपने पिता से सीखी थी। पारिवारिक जीवन अरस्तु का बहुत अधिक सुखी था, इसीलिए उन्होंने प्लेटो द्वारा जो परिवार और संपत्ति का साम्यवाद की चर्चा करी पत्नियों के, उसका विरोध किया। उनका मानना था कि संपत्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और उन्होंने सफल वैवाहिक जीवन के कारण अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दूसरी बात आती है, चूंकि अरस्तु के पिता राजवैद्य थे, इसलिए उन्हें राज दरबारों में जाने का मौका मिलता था और इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राजतंत्र तथा निरंकुश तंत्र पर कई टिप्पणियां भी की हैं। अरस्तु पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव रहा, जिसमें उसमें मकदूनिया के सम्राट ने नगर राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। यूनानी नगर राज्यों में इस समय जीवन हाशिए पर था, स्पार्टा का पतन हुआ था। तो इन परिस्थितियों ने अरस्तु को सोचने के लिए मजबूर किया कि आखिर में यूनानी नगर राज्यों के पतन के क्या कारण हैं, और उन्होंने इस संबंध में बताया कि यूनानियों में एकता का अभाव है, इसीलिए ये पतन की ओर जा रहे हैं। कंटेम्प्रेरी कंडीशंस में राजनीतिक चिंतन का जो आदर्श नगर राज्य थे, और उन्होंने धीरे धीरे क्या है कि जो अरस्तु पर तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक वातावरण का भी उनके चिंतक पर गहरा प्रभाव पड़ा। उपरोक्त विश्लेषण से हम ये समझ सकते हैं कि अरस्तु का चिंतन किसी एक तत्व से प्रभावित न होकर अनेक तत्वों से प्रभावित हुआ है। उस पर सबसे अधिक प्रभाव अपने गुरु प्लेटो व पारिवारिक पृष्ठभूमि का पड़ा है। इसके अलावा यूनानी सभ्यता, राज दरबार, तत्कालीन परिस्थितियों ने भी उसको प्रभावित किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति का सिद्धांत क्या है। थैंक यू।